हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ का राजीव प्रकाशन के अनसॉल्व पेपर का सेट 1 2024। सेट नंबर है 822 HB। खंड अ में है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो कोई भी बहुपद होता है, उस बहुपद की जो घात होती है, उतने जितने घात होता है उतने ही बहुपद उसमें शून्यकों की संख्या भी होती है। जैसे अगर कोई बहुपद है द्विघात, जैसे है x² + 2 के रूप में लिखा हुआ है, तो अगर इसका घात 2 होगा तो इसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। अगर त्रिघात होगा तो इसके शून्य की संख्या 3 होगी। अगर घात 4 होगा तो शून्य की संख्या 4 हो जाएगी। यानी कि जितना घात होगा वही उतनी शून्यकों की संख्या होती है। तो अगर त्रिघात बहुपद है मतलब 3 घात है तो इसके शून्यों की संख्या 3 होगी। क्वेश्चन 2 में लिखा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो उसके लिए हम पहले निकाल लेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 से भाग देंगे 140 को, ये कटेगा 70 बार में। फिर 2 से 70 को भाग देंगे 35 बार में। 35 कटेगा 5 से 7 बार में, और 7 से 7 कट गया 1 बार में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पे 2 बार गुणा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। तो दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 3 में लिखा है भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो पहले हम समझेंगे कि भाज्य भाजक भागफल क्या होता है। जैसे मान लेते हैं 7 है और 7 में हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो 2 बार में गया 3 दूनी 6, और ये शेष हो गया शेषफल। तो जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको कहा जाता है भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसको कहा जाता है भाज्य, और भाग देने पर जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं भागफल, और जो शेष बचता है उसको शेषफल कहते हैं। तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि जो भाजक है और भागफल इन दोनों को गुणा कर देंगे और इसमें शेषफल को जोड़ देते हैं तो भाज्य के बराबर आ जाता है। यानी कि 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। तो तीसरे का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 4 में लिखा है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। ऑप्शन दिया अद्वितीय, 2, अपरिमित रूप से अनेक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले हम लोग दोनों समीकरण लिख लेंगे। पहला समीकरण है x + 2y = 5, x + 2y + 5 = 0। दूसरा समीकरण है -3x - 6y + 1 = 0। अब इन दोनों समीकरण की तुलना हम करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से, और a2x + b2y + c2 = 0 से। अगर a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उस केस में जो हल होगा वो अद्वितीय होगा। और अगर तीनों का अनुपात बराबर है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों का अनुपात बराबर होगा तो जो हल होगा वो अनेक होगा, अपरिमित होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और अगर तीसरा कंडीशन है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और नहीं बराबर, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस केस में जो समीकरण होता है उसका कोई हल नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें तुलना करेंगे दोनों समीकरण का। तो इसमें x का गुणांक a1 है, इसमें x के बदले में कोई संख्या नहीं लिखा है, मतलब इसका गुणांक 1 हो जाएगा। तो a1 बराबर 1 लिख लेंगे। इससे तुलना करेंगे तो b1 बराबर होगा 2 और c1 बराबर हो जाएगा 5। फिर दूसरे समीकरण की तुलना कर लेते हैं तो a2 बराबर -3, b2 बराबर होगा -6 और c2 बराबर होगा 1। तो पहले हम तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे a1/a2, तो 1/-3 है, माइनस हम हर में लगाते नहीं, ऊपर लगा देंगे तो माइनस का 1/3 हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं b1/b2, तो b1 2 है और b2 है -6, तो माइनस ऊपर लगा लेते हैं, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, ये आ गया माइनस का 1/3। उसका फिर हम निकालते हैं c1/c2, तो c1 5 है, c2 1 है, ये हो गया 5/1। अब यहाँ पे a1/a2 का अनुपात है -1/3,
जो मान निकला है और b1/b2 का मान निकला है -1/3। तो इसमें इन दोनों का जो मान है अनुपात है बराबर है और ये बराबर नहीं है, यानी कि तीसरा वाला जो कंडीशन है इसको संतुष्ट कर रहा है, तीसरे वाले कंडीशन को। तो अगर ये कंडीशन होता है तो जो समीकरण होता है उसका जो हल होता है वो कोई हल नहीं होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। तो ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है अद्वितीय, दो, अपरिमित रूप से अनेक हल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अद्वितीय हल भी नहीं है, दो भी हल नहीं है और अपरिमित रूप से अनेक हल भी नहीं, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 5 में लिखा है समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सार्वंतर क्या होगा। तो जब भी हम सार्वंतर निकालते हैं तो दूसरे में से पहले पद को माइनस करते हैं, अगर एपी में दिया है तो तीसरे में से दूसरे को माइनस करते हैं, तो ये हम लोग का प्रथम पद हो जाएगा a1, ये हो जाएगा दूसरा पद a2। तो हम दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा, यानी कि इसमें a2 है -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1, फिर माइनस a1 है -5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5, यहाँ हो गया -1, माइनस माइनस प्लस, 5 में से 1 घटाएंगे बचेगा 4। तो पांचवे का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 6 में लिखा है द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 का व्युत्कर क्या होगा। तो जब समीकरण इस रूप में लिखा रहता है तो इसका व्युत्कर का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ये होता है फॉर्मूला d = b² - 4ac। तो छठवें का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 7 में लिखा है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालते हैं तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, और दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। तो अगर इस बिंदु को हम मान लेते हैं x1, इस बिंदु को मान लें y1, इस बिंदु को मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो सूत्र के अनुसार जब अगर मान रखते हैं इसमें तो सबसे पहले x2 - x1 यानी कि 4 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आप लिख लेंगे 4 - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, तो y2 1 है, y1 3 है, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 1 - 3, तो माइनस का 2 बचेगा, घटाएंगे और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 4 और 4 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा √8, और जब 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 2√2। तो सातवें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 8 में लिखा कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा। तो पहले जो द्विघात समीकरण दिया है ये है 3x² - 12x + m = 0। तो इस द्विघात समीकरण की हम तुलना करेंगे इस समीकरण से x² + bx + c = 0 से। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और इसी की तुलना करेंगे तो a बराबर होगा 3, b बराबर हो जाएगा -12 और c बराबर लिखेंगे हम लोग m। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके मूल बराबर है। जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो उसका व्युत्कर का मान 0 के बराबर होता है। मूल बराबर है, ये दिया हुआ है, यानी कि हम लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे तो b है -12, यहाँ लिखेंगे -12 का होल स्क्वायर, फिर -4 गुणे a बराबर 3 है और c बराबर m है, तो 3 गुणे m बराबर 0, -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इससे गुणा करेंगे 4 × 3 = 12, m बराबर 0। अब इसमें m को माइनस, जो m वाला मान है इसको रखते हैं बाएं साइड में, इसको जाते हैं दाएं साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो इसका चिन्ह है m का माइनस में, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -12m बराबर, साइड चेंज करें तो हो गया माइनस का 144, माइनस माइनस कट गया प्लस, तो m बराबर हो जाएगा 144/12, और 12 से 144 कटेगा 12 बार में, तो m का मान निकल गया 12। तो आठवें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 9 में लिखा कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, हमको बताना है क्या लंबाई होगी। तो हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। मान लेते हैं ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इसका शीर्ष लंब यानी इसकी ऊंचाई ये हो गया AD, मान लेते हैं ऊंचाई है, इसके प्रत्येक भुजा की माप दी है 2a, तो ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a है,
और यहाँ से यहाँ तक ये भी है 2a। जब इस हम शीर्ष लंब खींचेंगे तो ये भुजा समद्विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का माप इसका हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a। अब यहाँ पे ADB समकोण त्रिभुज हो रहा है और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा। तो हमको इसमें लंब निकालना है, AD निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण है AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB बराबर 2a है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2a और स्क्वायर है तो हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर बराबर AD हमको निकालना है, AD स्क्वायर और BD है a, ये हो गया a स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम लोग इस a स्क्वायर को लाते हैं बाएं साइड में, तो आप लिखेंगे हम लोग 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे बचेगा 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट हो जाएगा, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं AD बराबर अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 3 है ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो इसका वर्गमूल रूट 3 हो जाएगा। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल हो जाएगा a, तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो रूट 3a के बराबर होगी। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये सही है, a अंडर रूट 3। क्वेश्चन 10 में लिखा निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो पहले हम लिख लेते हैं इस वर्ग अंतराल 1 से 5, सॉरी यहाँ 1 से 3 है, तो आप लिख लेंगे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। बारंबारता दिया हुआ है 3, 2, 4, 2 और 3, यह बारंबारता। तो जो बारंबारता होता है इसको हम FI से सूचित करते हैं। उसके बाद फिर हम निकालते हैं इस मध्यमान या वर्ग चिन्ह निकालते हैं जिसको हम लोग XI से सूचित करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसमें ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, 8 में 2 से भाग देंगे 4। अब हम क्या करते हैं कि पहले हम 1 का निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह, तो फिर हम चेक कर लेते हैं कि जितने भी वर्ग अंतराल दिए हैं सब में अंतर बराबर है कि नहीं। तो अगर सब में अंतर बराबर होता है तो 1 का वर्ग चिन्ह निकालते हैं और सब में उस अंतर को जोड़ते जाते हैं। तो सब में 2-2 का अंतर है, तो पहले का वर्ग चिन्ह निकला है 2, तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो गया 10। इसके बाद फिर हम यहाँ निकालेंगे FI गुणे XI, यानी कि जो बारंबारता है और जो वर्ग चिन्ह निकला है इसको हम गुणा करेंगे। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 2 में 4 से 4 दूनी 8, 4 से 6 में 6 चौके 24, 2 से 8 में 8 दूनी 16 और 3 से 10 में 30 हो गया। अब यहाँ पे हम जो इस बारंबारता को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिग्मा FI। तो 3 2 5, 4 9, 2 11 और 3 14। उसी तरह फिर इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा FI XI, तो होगा 814, 24 और 14 को जोड़ेंगे तो 38, 38 और 16 को जोड़ेंगे होगा ये 54, 54 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84। हमको निकालना इसे माध्य, तो माध्य x बार बराबर होता है फॉर्मूला सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके अनुसार सिग्मा FI XI का मान निकला है 84, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 84 बटे सिग्मा FI का मान है 14 और 14 से 84 कटेगा 6 बार में, तो इसका माध्य होगा 6। तो 10वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 11 में लिखा है साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इसमें हम किसी एक पद को, या तो अंश वाले पद को या हर वाले पद को हम लोग बदलेंगे, या तो इसको हम कॉस से बदलेंगे ऊपर वाले पद को, या तो नीचे वाले को साइन में बदलेंगे। तो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है साइन
27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री। अब हमको इस साइन को लिखना है इस 90 माइनस थीटा के रूप में, ताकि हम चेंज करें तो कॉस आ जाए। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग साइन, यहाँ लिखेंगे 90। अब यहाँ 90 में से हम क्या घटाएंगे कि 27 आ जाएगा। तो 90 में से जब हम 63 घटाएंगे तो होगा 27। 90 में से 63 घटाएंगे तो फिर से हमारा साइन 27 हो जाएगा, और बट्टे में हो गया कॉस 63 डिग्री। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि 90 के बाद थीटा की जगह जो भी मान दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ थीटा की जगह 63 है, तो सूत्र के अनुसार ये कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस 63। तो आप लिख लेंगे हम लोग कॉस 63 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री, ये दोनों कट गया एक बार में। तो ग्रामे का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 12 में लिखा है यदि कॉस ए बराबर √3/2 तो साइन 2a का मान क्या होगा। तो कॉस ए बराबर इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है √3/2, और कॉस में √3/2 का मान होता है ये 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कॉस ए बराबर कॉस 30 डिग्री, और इसमें कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ए बराबर आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे बताना है साइन 2a का मान क्या होगा। तो साइन 2a बराबर, अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग साइन 2 गुणे ए का मान निकला है 30, तो यहाँ पे 30 लिख लेंगे। तो 30 में 2 से गुणा करेंगे 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका ऑप्शन जो है वो नहीं लिखा गया, छूट गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो √3/2 होगा। क्वेश्चन 13 में लिखा है 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर का मान होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। तो वन फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी है कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है, और कॉसेक जो होता है ये साइन का उल्टा होता है। तो सेक स्क्वायर को लिख लेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिख लेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अभी जो साइन है ऊपर चला जाएगा, 1 में गुणा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 में गुणा हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस होता है टैन, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए होगा टैन स्क्वायर ए। तो 13वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 14 में लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब ए बराबर है, यानी कि इसमें जो मान दिए गए हैं ये ए का कोण ए का मान दिया गया है। तो कौन सा मान रखेंगे कि इसमें LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं LHS में। LHS है साइन 2a, तो अगर हम इसमें a बराबर 0 रखते हैं, जब a बराबर 0 रखेंगे तो साइन 2 गुणे 0 हो जाएगा, और 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। इसके बाद फिर RHS में चेक कर लेते हैं हम लोग। RHS में लिखेंगे 2 साइन ए, तो 2 गुणे साइन ए बराबर लिखेंगे 0, और साइन 0 का मान होता है 0, तो 2 गुणे 0 बराबर 0। अब यहाँ पे LHS और RHS दोनों का मान बराबर आ रहा है, यानी कि ए बराबर 0 पर ये जो दिया हुआ है कंडीशन ये सत्य होगा। तो 14 का ये आंसर सही है। क्वेश्चन 15 लिखा है 12 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वृत्त है और ये होगा इसका चतुर्थांश, यानी कि जो वृत्त है ये 4 बराबर भाग बट रहा है। तो यहाँ पे कोण हो जाएगा इसका 90 डिग्री। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो उसमें फॉर्मूला होता है θ/360 गुणे πr²। तो इसके पहले हमको निकालना होगा त्रिज्या। तो क्वेश्चन में गिवन है वृत्त की परिधि, ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr बराबर 22, 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r बराबर 22। अब यहाँ पे हम r को रखेंगे बाएं साइड, और इन दोनों पदों को लाते हैं दाएं साइड। तो 7 हर में इधर जाएंगे तो अंश में गुणा हो जाएगा, 22 गुणे 7 हो गया, बटे 2 और 22 आ जाएंगे नीचे, 2 गुणे 22। तो 22 से 22 कट गए एक बार में, तो r बराबर निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इसमें
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो थीटा बराबर यहाँ 90 लिखेंगे बटे 360, पाई का मान रखेंगे 22/7, और आर स्क्वायर है तो त्रिज्या आर बराबर 7/2 है, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं हम लोग यहाँ, तो 7/2 गुणे 7/2, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 से 36 कटेगा 4 बार में। अब यहाँ 4 कटेगा 2 से, 2 बार में 22 कट गया 11 बार में, 7 से 7 कट गया, तो 11 7 77, और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 16 में लिखा है कैप्सूल संयोजन है, दो शंकुओं का, एक बेलन और अर्धगोल का, एक बेलन और एक अर्धगोले का, एक बेलन और दो गोलों का। तो जो कैप्सूल होता है इस तरह का एक बेलन होता है और इसके दोनों किनारे दो अर्धगोले बने होते हैं। तो इसमें जो कैप्सूल का संयोजन होगा एक बेलन होगा और दो अर्धगोले होंगे। तो 16वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 17 में लिखा है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 है तो उनका माध्यक क्या होगा। तो इसमें माध्य दिया हुआ है 32 और बहुलक दिया हुआ है 35। तो फॉर्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका बराबर 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग को निकालना है माध्यिका निकालना है। माध्य दिया हुआ 32, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुणे माध्यिका बराबर 2 गुणे माध्य 32, तो यहाँ पे 32 लिखेंगे प्लस बहुलक है 35। तो 3 गुणे माध्यिका को मान लेते हैं हम m बराबर 32 में 2 से गुणा करेंगे होगा 64 और प्लस 35, तो 3m बराबर 64 35 को जोड़ेंगे हो जाएगा 99। तो 3 गुणे जाएंगे दाएं साइड तो बट्टे में चला गया, तो 3 से 99 कटेगा 33 बार में, तो माध्यिका का मान निकल गया 33। तो 17वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 18 में लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग वही वर्ग होता है कि ऐसा वर्ग अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो इसमें 15 से 20 जो वर्ग अंतराल है इसकी बारंबारता सबसे अधिक है 19 है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग होगा 15 से 20, तो 18वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 19 में लिखा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब भी दो पासों को हम एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम जो होगा ये 36 होगा। 6 गुणे 6 36। अब पासों में जो संख्याएं होती है होता है 1 2 3 4 5 6, ये होगा पहले पासे का, ये दूसरे का हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब दोनों को जब एक साथ उछाला जा रहा है तो बताना है कि जो दोनों पासों में जो संख्याएं हैं उनका योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या है। तो 10 कब होगा, जब हम इसमें 4 और 6 को जोड़ेंगे, ठीक है, 5 और 5 को जोड़ेंगे, फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे, यानी कि जो अनुकूल परिणाम होगा, अगर इस कुल हम संभव परिणाम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है, मान लेते हैं पहले पासे में 4 आ रहा है, दूसरे में 6 आ रहा है, तो 4 6 हो जाएगा। फिर मान लेते हैं कि पहले पासे में 5 आता है, दूसरे में 5 आता है, तो 5,5 हो गया। फिर हम मान लेते हैं कि पहले पासे में 6 आता है, दूसरे में 4 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6,4, यानी कि अनुकूल परिणाम हमारे हो जाएंगे 3। तो जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला था उसके अनुसार अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 36 है, तो 3 एकम 3, ये कट जाएगा 12 बार में, तो आंसर होगा 1/12। तो 19वें का ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 20 में लिखा है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी।
तो पासे में जो संख्याएं होती है होता है 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 6। कुल संभव परिणाम ये 6 हो गया। यहाँ बताना है कि सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्याएं हैं इसमें, सम संख्या होगी 2 4 और 6। तो 2 4 6 यानी कि अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3। 3 सम संख्या है। तो प्रायिकता हम जानते हैं कि प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 3 है और कुल है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 1/2। तो 20वें का सी ऑप्शन सही है। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। क्वेश्चन 21 में लिखा है सभी भाग हल कीजिए। क में है एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है घन का आयतन बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब और घन के हमको भुजा निकालना है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, ठीक है, इसको हम लोग ए क्यूब भी लिखते हैं। तो भुजा क्यूब बराबर हो जाएगा 1331। अब यहाँ से जब क्यूब हटाएंगे, 3 घात हटाएंगे, तो इधर हो जाएगा क्यूब रूट, यानी कि घनमूल हो जाएगा। तो भुजा बराबर यहाँ हो गया घनमूल हो जाएगा 1331 का। अब 1331 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जब भाग देंगे तो ये आएगा 11 गुणे 11 गुणे 11। तो जब यहाँ पे जो वर्ग जो इसमें रूट का जो चिन्ह होता है, इसमें यहाँ जितना अंक रहता है, अगर 2 रहता है तो 2 में से जोड़ा बनाते हैं, एक बाहर निकालते हैं। 3 रहेगा तो 3 में से एक बाहर होगा। यहाँ पे 4 होगा तो 4 में से एक बाहर होगा। तो यहाँ पे तो 3 है घनमूल, यानी कि रूट के अंदर जो 3 होगा संख्या, उसमें से एक निकालेंगे। तो इसमें 11 3 बार है, तो इसमें से एक 11 बाहर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा की लंबाई होगी 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ख में लिखा है यदि घात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान याद कीजिए। तो इसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। तो जब भी हम लोग द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो उसमें जो x का मान आता है, अगर द्विघात समीकरण x के पद में दिया हो तो जो x का जो दो मान आएगा वो 2 मान आएगा, 2 आंसर आता है, ठीक है। और ये दोनों आंसर जो होंगे ये कहलाएंगे मूल। जब भी हम समीकरण को हल करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसको मूल कहते हैं, और जब बहुपद को हल करते हैं तो उसका आंसर आता है उसको कहते हैं हम लोग शून्यक। तो इसमें जो मूल दिया है यानी कि x का मान दिया गया है, तो x का मान इसमें दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो इस समीकरण में हम x का मान 2 रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखे हम लोग 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 गुणे 2 हो गया और माइनस पी बराबर 0। 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 दूनी 6 माइनस पी बराबर 0। तो 6 4 होगा 10 माइनस पी बराबर 0। माइनस पी को लाते हैं दाएं साइड, तो 10 बराबर हो गया पी, तो पी बराबर होगा 10, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन ग में लिखा है कॉस थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर 15/17, और जो कॉस होता है ये आधार और कर्ण का अनुपात होता है, यानी कि हमको निकालना है लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर होता है, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो कर्ण इसमें है 17 और आधार है 15, तो 17 का स्क्वायर और प्लस यहाँ माइनस होगा माइनस 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर हो गया 289 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225। 289 में से 225 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 64, और 64 का वर्गमूल होता है 8। तो लंब निकल गया 8। हमको निकालना है इसमें साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और इसमें लंब निकला हम लोग का 8 और कर्ण है 17, तो आंसर हो जाएगा 8/17। क्वेश्चन घ में लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद दिया हुआ इसमें
बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया है इसमें 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। बारंबारता दिया हुआ है 1, 2, 6, 8 और 3। अब इसके बाद जो बारंबारता होता है इसको हम सूचित करते हैं fi से, फिर हम निकालते हैं इसमें वर्ग चिन्ह जिसको हम सूचित करते हैं xi से। उसके बाद फिर हम निकालते हैं इसमें fi गुणे xi। तो पहले हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इसका जो निम्न सीमा है और उस सीमा दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 से भाग देंगे तो 1 हो गया। उसी तरह 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 होगा, 2 से भाग देंगे 3। अब समय 2 2 का अंतर है तो जो वर्ग चिन्ह निकलेगा उसमें 2 2 जोड़ते जाएंगे। तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे 9। इसके बाद फिर हम निकालेंगे fi xi। तो गुणा करेंगे fi का और xi का मान को। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो गया, 2 में 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 में 5 से गुणा करेंगे 6 पचे 30, 8 में 7 से गुणा करेंगे 8 सते 56 और 3 में 9 से 3 9 27। अब जो बारंबारता है इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा fi। तो 2 1 3 6 3 9 8 17 3 20। अब यहाँ इसको जोड़ेंगे सिग्मा fi xi। तो 6 1 7 और 7 6 13, 7 20 का 0 हासिल बचा 2, 2 2 4 5 4 9 3 12, 120 निकल गया। तो माध्य का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fi xi बट्टे सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi का मान 120, यहाँ पे लिखेंगे 120 बट्टे सिग्मा fi का मान है 20 और 20 से 120 कटेगा 6 बार में, तो इसका आंसर हो गया 6। क्वेश्चन अंक में लिखा है कि बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कोई रेखाखंड है AB और इसके निर्देशांक दिए हुए -3, 10 और 5, 4 और मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु है P। इसका निर्देशांक निकालना है x, y। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है xy हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें हम इस बिंदु को मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये बिंदु x2 है, ये y2 है। तो सबसे पहले x1 प्लस x2 यानी कि -3 प्लस 5, तो -3 प्लस 5 बटे 2, फिर y1 प्लस y2 तो 10 प्लस 4 हो जाएगा। तो 10 प्लस 4 बटे 2, यहाँ पे है 5 -3 घटाएंगे बचेगा 2, तो 2 बटे 2 हो गया। 10 4 14, 14 बटे 2, तो 2 से 2 कटेगा 1 बार में, 2 से 14 कटेगा 7 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 7। क्वेश्चन 4 में लिखा है बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इसमें दो बिंदु है A और B। A का निर्देशांक है -1, -3 और B का निर्देशांक है x, 9 और इसके बीच की दूरी यानी कि AB दिया हुआ है 13 मात्रक। तो इस बिंदु को दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इस बिंदु को मानते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं हम लोग x2, y2। तो इसमें दूरी दिया हुआ है, दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दूरी इसमें 13 मात्रक है तो दूरी की जगह हम लिख लेंगे 13 बराबर x2 की जगह x है और x1 की जगह -1 है, तो x2 की जगह x लिखेंगे, फिर माइनस, फिर x1 की जब -1 लिखेंगे तो जब हम -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x + 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 9 है, y1 और माइनस का 3 है, तो आप लिख लेंगे 9 माइनस, जब -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये हो जाएगा 13 बराबर, इसका हम प्रसार करेंगे प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो a स्क्वायर x स्क्वायर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 1, 9 3 12
12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो 13 बराबर एक्स स्क्वायर होगा 2x, 144 और 1 हो जाएगा 145। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना, इसमें हम क्या करेंगे, इसका x का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हमको निकालना, ये हटाना होगा रूट। तो रूट हटाने के लिए हम लोग दोनों पक्षों में कर देंगे वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में यहाँ वर्ग करेंगे तो इसको हम लिख लेंगे 13 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145 का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145। अब यहाँ अगर 169 को हम ले जाएं दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा और इधर बच जाएगा 0। तो हम इसको तब डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145 माइनस 169 बराबर 0। इसको सीधा करके लिख लेंगे। अब 145 से 169 घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x घटाएंगे, बचेगा माइनस का 24 बराबर 0। अब गुणनखंड करने के लिए माइनस 24 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो माइनस का 24 एक्स स्क्वायर हो गया। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर 2 हो जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए। तो जानते हैं कि 6 चौके 24 होता है, 6 में 4 घटाएंगे बचेगा 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 4x माइनस 24 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 6। इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों पद हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ x हो गया 6 चौके 24 बराबर 0। अब x प्लस 6 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर लिख लेंगे। तो x प्लस 6 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। तो प्लस 6 को जाएंगे दाएं साइड तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 6 या x बराबर 4। तो दो आंसर आएगा माइनस 6 या 4। क्वेश्चन 22 में लिखा है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। कम लिखा है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो क्रमागत संख्या कहते हैं जो लगातार आती हैं। तो इसमें विषम लिखा हुआ है, तो पहला अगर विषम संख्या 1 है तो अगला आएगा 3, फिर 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7। तो यानी कि सब में जब 2 जोड़ते हैं तभी अगला क्रमागत विषम संख्या आता है। तो अगर पहला अगर x मानेंगे तो अगला क्रमागत निकालने के लिए उसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हल में लिख लेंगे, माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरी x प्लस 2 है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दोनों के वर्गों का योगफल 290 है। तो पहली संख्या x है तो इसका वर्ग है एक्स स्क्वायर, दूसरी संख्या x प्लस 2 है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। तो पहले हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो इसका प्रसार करेंगे प्लस b के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर तो b के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर 2ab तो 2 गुणे x गुणे 2 बराबर 290। एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर फिर प्लस 4, 2 दूनी 4x बराबर 290। अब इस 290 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x इसको और प्लस 4 लिख लेते हैं और इसको लाएंगे बाएं साइड तो माइनस का 290 बराबर 0। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो पहले हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 286, तो माइनस का 286 बराबर 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सब में 2 कॉमन है तो तीनों में से 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2x जो होगा 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तीन 6, 143 बराबर 0। अब 2 को लाएंगे अगर हम दाएं साइड तो 0/2 0 हो जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0।
अब गुणनखंड करने के लिए 143 को गुणा करेंगे x स्क्वायर से, तो हो जाएगा 100 माइनस का 43 एक्स स्क्वायर। और बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 2 हो जाए, गुणा करने पर 143 हो जाए। तो जब हम 14 और 11 को गुणा करेंगे तो होगा 143, 13 और 11, 13 और 11 गुणा करेंगे तो 143 होगा, और 13 में से 11 घटाएंगे बचेगा 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ होगा x प्लस 13, इसमें कॉमन होगा माइनस 11। जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों वाला पद प्लस हो जाएगा, तो हो गया x प्लस 13 बराबर 0। तो x प्लस 13 एक ब्रैकेट में और x माइनस 11 एक ब्रैकेट में बराबर हो गया 0। तो अगर दोनों को अलग 0 के बराबर लिखेंगे तो x प्लस 13 बराबर 0 या x माइनस 11 बराबर 0। तो प्लस 13 जाएगा दाएं साइड तो माइनस का 13 हो गया, तो x बराबर माइनस 13 और दूसरा होगा x बराबर 11। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये धनात्मक पूर्णांक है, तो ये तो माइनस में आ जा रहा है, तो ये मान हमारा होगा ही नहीं। तो पहली क्रमागत संख्या विषम संख्या 11 हो जाएगी। दूसरी है x प्लस 2, तो हो गया 11 प्लस 2 बराबर 13, यानी कि संख्या होंगी 11 और 13। क्वेश्चन खम लिखा है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर संधिभाजित होती है। तो संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं ऐसे वृत्त जिसका दो वृत्त हो या दो से ज्यादा वृत्त हो जिसका एक केंद्र, उसको कहते हैं संकेंद्रीय। तो मान लेते हैं ये हम लोग का हो गया पहला वृत्त और ये है दूसरा वृत्त, और दोनों का केंद्र मान लेते हैं वो है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये हो गया हम लोग का बड़ी वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, इसका नाम देते हैं हम लोग ए बी, और जहाँ स्पर्श करता है इसका नाम देते हैं हम लोग पी। तो हमको बताना है कि ये जो स्पर्श बिंदु है छोटे वृत्त का, ये इसको संधिभाजित करता है। तो हम ओ से पी को मिला देंगे, जब ये ओ से पी को मिलाएंगे तो इस पर लंब होता है, ये लंब हो जाएगा। और फिर हम इसमें इसको मिला देंगे ए से ओ को और ओ से बी को, और इन दोनों त्रिभुज को सिद्ध करेंगे हम लोग सर्वांग। तो इसमें रचना में हम लिख लेंगे OA तथा OB को मिलाया। जो गिवन है उसको लिखना है, ठीक है। पूरा नंबर कब मिलेगा, जब गिवन हम लिखेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। फिर हमको क्या सिद्ध करना है, तो इसमें सिद्ध करना है हम लोग को AP बराबर PB, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है AP बराबर PB, यानी कि सिद्ध करना है कि जो जीवा ये संधिभाजित हो रही है, AP और PB होगा। तो उसके लिए हम इन दोनों त्रिभुज को करेंगे सर्वांग सिद्ध। तो त्रिभुज OPA और त्रिभुज OPB में, इसमें हम लोग सिद्ध करने के लिए जो नियम लगाएंगे वो होगा हम लोग का RHS। 90 डिग्री ये होता है राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, यानी कि ये होगा हम लोग का 90 डिग्री, ये होगा कर्ण और ये होगा एक भुजा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त केंद्र से स्पर्श रेखा फिर जो हम इसको खींचते हैं ये इस पे लंब होता है। तो ये तो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा और इस पे त्रिज्या लंब होगी। तो ये कोण OPA 90 डिग्री होगा, इसमें OP भी 90 डिग्री होगा। उसके बाद कर्ण होना चाहिए, तो त्रिभुज OPA में कर्ण है OA और इसमें है OB। ये है बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या, दोनों आपस में बराबर होगा और एक भुजा बराबर होना चाहिए, तो OP दोनों में कॉमन हो गया। जब दोनों त्रिभुज RHS से सर्वांग हो जाएगा तो बाई सिंप्लिसिटी हम लिखेंगे AP बराबर BP। तो यहाँ पर लिख लेंगे उत्पत्ति में त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OPB में सबसे पहले दोनों में कोण P 90 डिग्री है, तो कोण OPA बराबर कोण OPB, ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद दोनों में कर्ण बराबर होना चाहिए, तो OA बराबर OB लिखेंगे, OA बराबर OB, ठीक है। और ये है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं जब भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ रीजन जरूर लिखेंगे कहाँ से हम लोग ये आंसर लिख रहे हैं। वृत्त की त्रिज्याएं हो गया और एक दोनों में ये कॉमन हो गया OP, तो OP बराबर OP, ये है उभयनिष्ठ। तो इसलिए
त्रिभुज ओ पी ए सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ पी बी के, और इसमें रूल लग रहा है आर एच एस। तो बाई सिटी हम लिखेंगे ए पी बराबर पी बी, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन ग में लिखा है चित्र में यदि एल एम समांतर सी बी है और एल एम समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि एम बटे बी एम बराबर एन बटे डी एन, यानी कि हमको सिद्ध करना है इसमें एम बटे बी एम बराबर एन बटे डी एन। तो इसके लिए हम लोग थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि मान लेते हैं ये त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें डी इसके समांतर है, डी बी सी के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से होगा ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। तो यहाँ पे दो त्रिभुज है, पहला है ए बी सी और दूसरा है ए डी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में एल एम दिया हुआ है सी बी के समांतर, तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं तब एम बटे एम बी बराबर एल बटे एल सी। उसी तरह त्रिभुज ए डी सी में एल एन जो है ये सी डी के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से इसको भी लिख सकते हैं, तब हम एल बटे एल सी बराबर एन बटे एन डी, और दोनों में ये कॉमन हो जाएगा। जब इसको हम तुलना करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये दिया हुआ है एल एम सी बी के समांतर है, एल एम समांतर सी बी। तो थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा एम बटे बी एम, एम बटे बी एम बराबर इसको लिखेंगे हम लोग एल बटे सी एल, एल बटे सी एल, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः अब हम हल करेंगे त्रिभुज ए डी सी में, तो त्रिभुज ए डी सी में इसमें एल एन सी डी के समांतर है, त्रिभुज ए डी सी में एल एन समांतर सी डी। तो इसमें भी थेल्स प्रमेय से तभी होगा एन बटे डी एन बराबर एल बटे सी एल। तो एन बटे डी एन बराबर एल बटे सी एल, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 में भी दायां पक्ष और इसमें भी दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से तो इसको हम लिख लेंगे एम बटे बी एम बराबर एन बटे डी एन, एम बटे बी एम बराबर एन बटे डी एन, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन घ में लिखा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें मान लेते हैं द्विघात बहुपद दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसके शून्य निकालने के लिए इसका करना होगा हमको गुणनखंड। तो गुणा करेंगे 10 को एक्स स्क्वायर में, 10x स्क्वायर हो गया। अब बीच वाला पद 7x को इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर 7x हो जाए, गुणा करने पर 10 हो जाए। तो हम लोग जानते हैं 5 दूनी 10 होता है, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इन दोनों में x कॉमन है, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5, और इन दोनों में 2 कॉमन होगा तो 2 1 कम 2, यहाँ x हो गया, 2 5 10। अब x प्लस 5 दोनों में कॉमन हो गया तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2। अब दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, तो पुनः x प्लस 5 गुणे x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो प्लस 5 जाएगा दाएं साइड तो माइनस का 5 हो गया। उसी तरह यह भी जाएगा दाएं साइड तो x बराबर हो गया माइनस का 2। तो इसमें हमको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसको हम मान लेते हैं ये अल्फा है और ये है बीटा, ये हम लोग के शून्यक है। अब यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, और इसकी तुलना हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए बराबर हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कोई संख्या नहीं है मतलब 1 हो जाएगा, एक, और बी बराबर होगा 7 और सी बराबर हो गया 10।
अब यहाँ पे हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल तो ये होता है माइनस का बी बटे, तो शून्य का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, तो यहाँ माइनस है और बी बराबर है 7 और ए बराबर है 1। अब अल्फा बराबर है माइनस का 5 और बीटा बराबर माइनस का 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 प्लस -2 बराबर 1 से -7 भाग देंगे माइनस का 7 हो गया, तो यहाँ होगा -5 प्लस माइनस माइनस, ये होगा माइनस का 7, तो -5 और -2 माइनस का 7 ही होगा, तो -7 बराबर हो गया माइनस का 7। इसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे, तो अल्फा है माइनस का 5 और बीटा है माइनस का 2, तो -5 गुणे -2 बराबर सी है 10 और ये है 1, तो 10/1 लिखेंगे। अब -5 और -2 गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और 1 से 10 भाग देंगे 10। क्वेश्चन अंक में लिखा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए पहले हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद है बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया है इसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50। इसके बाद है बारंबारता, इसमें दिया हुआ है 2, 4, 7, 3 और 2। इसके बाद हम लोग को पता है इसमें हम निकालना है वर्ग चिन्ह यानी कि एक साई निकालेंगे। एक साई निकालने के बाद फिर हम निकालते हैं इसमें एफ आई गुणे एक साई। तो एक साई निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल दिया इसमें निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। 0 10 को जोड़ेंगे 10 होगा, 2 से भाग देंगे 5 हो गया। समय 10 10 का अंतर है तो इसमें 10 जोड़ते जाएंगे तो अगला वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। 10 जोड़ेंगे 15, फिर 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। इसके बाद फिर हम निकालेंगे एफ आई गुणे एक्स आई। तो 2 में 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 4 में 15 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60, 25 में 7 से गुणा करेंगे तो 175, 35 में 3 से गुणा करेंगे 105 और 45 2 से गुणा करेंगे 90। अब हम बारंबारता को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिग्मा एफ आई। इसको जोड़ेंगे 4 2 6, 7 13, 3 16, 2 18 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, ये 440 आएगा। अब हम निकालेंगे इसका माध्य। तो माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई है 440 बटे सिग्मा एफ आई है 18, और 18 से जब 440 से भाग देंगे तो आएगा लगभग 24.44। क्वेश्चन 54 लिखा है एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या क्या है। तो पहले इसमें हम लिख लेते हैं कुल गेंद। तो जो कुल गेंद होगा वही हमारा कुल संभव परिणाम होगा। तो पहले इसमें कुल गेंद निकालने के लिए हमको मानना होगा कि नीली गेंद की संख्या क्या है। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना नीली गेंद की संख्या x है। तो कुल गेंद हो जाएगा 5 लाल है और x हो गया नीली, तो 5 प्लस x, यानी कि ये कुल संभव परिणाम है। अब पहले हम निकालेंगे इसमें लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, अगर मान लेते हैं लाल गेंद निकालने की घटना ए है, कैपिटल ए, तो इसकी प्रायिकता होगी पी ए, यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो लाल गेंद इससे 5 है तो ये होगा अनुकूल परिणाम, और कुल हो जाएगा कुल परिणाम में कुल गेंद यानी कि 5 प्लस एक्स। उसके बाद फिर हम निकालते हैं नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता
तो इस घटना को मान लेते हैं बी, तो इसकी प्रायिकता हम लिख लेंगे पी बी। तो अनुकूल परिणाम में नीली गेंद की संख्या होगी, तो नीली गेंद की संख्या हम लोगों ने x माना है, यहाँ पे x लिख लेंगे। और कुल परिणाम, जो कुल समूह परिणाम होगा उसमें कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी, तो ये 5 + x हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। यानी कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है ये है x/5 + x। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग x/5 + x। उसके बाद बराबर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है 5/5 + x, इसका 2 गुनी यानी कि 2 गुणे 5/5 + x। तो इसमें 5 + x और 5 + x दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी नीली गेंद की संख्या होगी 10। क्वेश्चन 23 में लिखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले लिख लेते हैं माना पहले तथा दूसरे वर्ग की भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है। तो प्रश्नानुसार अब यहाँ पे लिखा है वर्गों का क्षेत्रफल का योगफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो पहले वर्ग की भुजा हम लोगों ने x माना है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर। दूसरे वर्ग की भुजा हम लोगों ने y माना है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। और दोनों का वर्गों का, दोनों के जो दिया हुआ है वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल यानी कि दोनों का जोड़, और ये दिया हुआ है 157 के बराबर में। तो यहाँ पे लिख लेंगे तब x² + y² बराबर 157। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः अब इसमें लिखा हुआ है कि इनके परिमापों का योगफल 68 है। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा x है तो इसका परिमाप हो जाएगा 4x। दूसरे वर्ग की भुजा y है तो इसका परिमाप हो जाएगा 4y। और दोनों के परिमापों का योगफल दिया हुआ है 68। तो यहाँ पे तब लिख लेंगे 4x + 4y बराबर 68। अब इन दोनों में से हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो होगा x + y बराबर 68। 4 को ले जाएंगे दाएं साइड तो x + y बराबर हो गया 68/4। 4 से 68 कटेगा 17 बार में, तो x + y बराबर 17 निकल गया। अब ये रैखिक समीकरण है, ठीक है, और ये द्विघात में दिया हुआ है। तो हम इसमें से क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। y का मान निकाल लेते हैं x के पद में, तो हम x को ले आते हैं दाएं साइड तो y बराबर हो गया 17 - x। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब y का मान हम प्रतिस्थापित कर देते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x² + y² और 157। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x² + y² बराबर 157। तो x² + y बराबर है 17 - x। तो यहाँ y² है तो यहाँ पे हो जाएगा 17 - x का होल स्क्वायर बराबर 157। तो x² प्लस, अब इसका प्रसार करेंगे a - b का होल स्क्वायर सूत्र पर। तो पहले a² तो 17 का होल स्क्वायर, b² x² -2ab, तो 2 गुणे 17 गुणे x बराबर 157। तो x² जोड़ेंगे 2x², 17 का स्क्वायर हो गया 289 - 17 दूनी 34x। 157 को लाते हैं बाएं साइड तो माइनस का 157 बराबर 0। अब ये हो गया 2x² -34x को लिख लेते हैं। 289 में से हम लोग 157 घटाएंगे तो ये बचेगा 132 बराबर 0। अब इन तीनों में 2 कॉमन है तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x², 17 दूनी 34, तो ये होगा 2 × 12 2 × 12 बराबर 0।
अगर इस 2 को ले आए हम लोग दाएं साइड तो 0/2 जीरो हो जाएगा, तो हमारा द्विघात समीकरण होगा x² माइनस 17x प्लस 66 बराबर 0। 66 और 0 हो गया। अब गुणनखंड करने के लिए हम लोग 66 गुणा करेंगे x² से, तो 66x² हो गया। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर 17 हो जाए और गुणा करने पर 66 हो जाए। तो 11 में 6 से गुणा करेंगे 66 होगा, और 11 में 6 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 17। तब इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन है x, इसमें से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 11। इन दोनों में माइनस का 6 कॉमन लेंगे, तो जब माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस ये होगा 11 बराबर 0। तो x माइनस 11 दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x माइनस 11 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 11 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर निकल गया 11 या x बराबर निकल गया 6। अब इस x का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो जब हम 2 मान लेंगे इसमें, जब x बराबर 11 तो y बराबर है 17 माइनस एक्स, यानी कि 17 माइनस 11 तो हो जाएगा 6। और जब x बराबर 6 लेंगे तो y बराबर होगा 17 माइनस एक्स, यानी कि 17 माइनस 6 ये हो गया 11। तो दो आंसर आएगा, जब x बराबर 11 तो y बराबर 6, और जब x बराबर 6 तो y बराबर 11, यानी कि वर्ग की भुजा 6 सेमी और 11 सेमी होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा लिखा है कि एक नाव की शांत जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये धारा है और इसमें ये नाव जारी है, और इसमें नाव की चाल दी हुई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब धारा की दिशा में नाव जाएगी तो ये होगा धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों की चाल जोड़ देंगे। मान लेते हैं धारा की चाल x है, तो जब धारा के अनुकूल नाव जाएगी तो इसका चाल हो जाएगा 18 प्लस x, और जब धारा के विपरीत जाएगी, इस दिशा में जाएगी, तो हम नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे, तो उस समय चाल होगा 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले इसमें हम लिख लेंगे, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल दी हुई है, नाव की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले हम निकालते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल, तो ये हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसके अनुसार। फिर धारा के विपरीत निकालेंगे तो 18 माइनस एक्स होगा। अब इसमें हम समय निकाल लेते हैं कि जब धारा की दिशा में नाव चल रही है तब कितना समय लग रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 24 किलोमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 24, और चाल है 18 प्लस एक्स। हम समय निकाल रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे आवर, घंटे। उसके बाद पुनः अब हम निकालते हैं धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध नाव की चाल। तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल होगा 18 माइनस एक्स, तो आप लिख लेंगे 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें भी हम समय निकालते हैं कि जब धारा के विरुद्ध नाव जा रही है तो उसमें उसका कितना समय लग रहा है। तो समय बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बटे चाल। तो दूरी इसमें भी है 24 किलोमीटर, सेम दूरी है, और चाल है 18 माइनस एक्स। समय निकालने तो लिख लेंगे आवर्स। अब यहाँ पे जब धारा के विरुद्ध नाव जा रही है तो इसमें इसको ज़्यादा समय लग रहा है, और जब धारा की दिशा में जाएगी तो नाव को कम समय लगेगा, क्योंकि इसमें स्पीड ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। तो जब ज़्यादा समय लगा तो ज़्यादा वाले में से हम कम वाले समय को माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो 1 का अंतर आएगा।
तो प्रश्नानुसार जैसे कि मान लेते हैं धारा की दिशा में अगर नाव जा रही है, इसको 6 घंटे का समय लग रहा है, और धारा की विपरीत दिशा में जा रही है तो इसको 7 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो 1 घंटा ज़्यादा कब लग रहा है, कैसे पता चला, जब हम 7 में से 6 हम लोगों ने घटाया। तो उसी तरह इसमें ज़्यादा समय लग रहा है तो इसमें से इसको घटाएंगे और बराबर में 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1। अब दोनों का एलसीएम होगा इन दोनों का गुणा, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, यानी कि तब हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम पहले लिख लेते हैं ऐसे 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। 18 प्लस एक्स से 24 में गुणा हो जाएगा तो 24 गुणे 18 प्लस एक्स फिर माइनस, अब 18 माइनस एक्स इसमें गुणा हो जाएगा तो 24 और ब्रैकेट में 18 माइनस एक्स बराबर 1। ब्रैकेट हटाएंगे, 24 से 18 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 432 माइनस 24 एक्स में गुणा करेंगे 24 एक्स, फिर माइनस 24 से 18 में गुणा करेंगे तो माइनस का 432, फिर माइनस 24 से एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 24 एक्स बटे ये माइनस बी प्लस बी के रूप में है, तो हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1। प्लस का 432 माइनस का 432 कट गया और यहाँ होगा प्लस 24x। ठीक है, तो 24x हो जाएगा 48x बट्टे 18 का स्क्वायर होता है 324 और यहाँ होगा माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब 324 माइनस एक्स स्क्वायर को लाते हैं दाएं साइड 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, तो 48x बराबर हो गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें इन दोनों पदों को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है, और ये प्लस का 48x और ये होगा माइनस का 324 बराबर 0। अब इसका हमको करना है गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए माइनस 324 को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो माइनस का 324 एक्स स्क्वायर हो गया। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर 48 हो जाए और गुणा करने पर 324 आ जाए। तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं 324 का अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 से भाग देंगे तो 162 बार में, फिर 2 से 81 बार में, फिर 3 से 81 27 बार में, फिर 3 से 27 9 बार में, 3 से 9 3 बार में और 3 से 3 1 बार में। अब इसको हम लोग को अरेंज करना है, तो इसको गुणा करें 3 3 9, 3 9 27 और 27 दूनी 54 और 3 में 2 से गुणा करें 3 दूनी 6, तो 54 में से 6 घटाएंगे बचेगा 48 और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 324। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 हो गया और इन दोनों में माइनस का 6 कॉमन होगा तो माइनस 6 कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x और हो जाएगा प्लस 54 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 54 और एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 6 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 54 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। तो प्लस 54 को जाएंगे दाएं साइड तो माइनस का 54 हो जाएगा तो x बराबर हो गया माइनस 54 और इसको ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा तो x बराबर 6। तो धारा की चाल तो माइनस में होगी नहीं, तो यानी कि जो धारा की चाल होगी x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन 24 लिखा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। पेडेस्टल कहते हैं जिससे मूर्ति रखी जाती है, जो आधार होता है। तो मान लेते हैं हम लोग का पेडेस्टल है और इसके ऊपर इसके शिखर पर पेडेस्टल को नाम देते हैं हम लोग ए बी, और इसके शिखर पर एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई दी है 1.6 मीटर, इसका नाम देते हैं सी। ये है 1.6 मीटर यहाँ से यहाँ तक। फिर क्वेश्चन लिखा हुआ कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि पर कोई बिंदु है डी, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मूर्ति का शिखर सी है तो उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। फिर लिखा हुआ है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये पेडेस्टल है, इसका शिखर ये है और इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हमको बताना है पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि ए बी।
तो इसको मान लेते हैं h है, और BD को मान लेते हैं हम लोग x मीटर। तो पहले हम हल कर लेते हैं त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, यहाँ पे 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर AB बट्टे BD, AB बट्टे हो गया BD। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर AB है h और ये x है, तो h बट्टे x, x को ले जाएंगे दाएं बाएं साइड, एक से गुणा करेंगे तो x ही होगा, तो x बराबर हो गया h। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम हल करते हैं इस पूरे त्रिभुज में CBD में। पुनः त्रिभुज CBD में अब यहाँ पे कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर ये होगा CB बट्टे BD, CB बट्टे BD। tan 60 का मान होता है √3, तो आप लिख लेंगे √3 बराबर CB को लिख सकते हैं हम लोग h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 बट्टे ये है x। x को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड, तो गुणा कर देंगे तो जाएगा √3x बराबर h प्लस 1.6। अब इसे हम लोग को ऊंचाई निकालना है, h निकालना है, तो समीकरण 1 से है x बराबर h है, तो x की जगह हम h ले सकते हैं, तो आ जाएगा √3h बराबर h प्लस 1.6। यहाँ रीजन लिख लेंगे समीकरण 1 से। अब इस h को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे √3h माइनस h बराबर 1.6। अब इन दोनों में h कॉमन है, इसमें से h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब इस √3 माइनस 1 को ले जाएंगे दाएं साइड, बटे में चला गया, तो h बराबर हो गया 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब यहाँ हर में अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम करेंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए √3 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 1.6 से इसमें गुणा करेंगे, इसको रखेंगे ब्रैकेट के बाहर, यहाँ हो गया √3 प्लस 1 बटे, अब ये a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है, तो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो बराबर हो गया 1.6 √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 में से घटाएंगे बचेगा 2, तो 2 से 1.6 कटेगा 0.8 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.8 गुणे ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन 24 का अथवा दिया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये हम लोग के दो खंभे हैं जिसकी ऊंचाई बराबर है AB और CD, और इनके बीच की जो दूरी दी है ये है 80 मीटर। और इस सड़क पर कोई बिंदु मान लेते हैं E है, ठीक है, और इस बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण है क्रमशः दिया हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो मान लेते हैं यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री और इस खंभे से शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। तो मान लेते हैं B है x, इसको x मानेंगे, तो पूरा यहाँ से 80 है, तो अगर इसको x मानते हैं तो ये होगा 80 माइनस x मीटर हो गया। खंभे की ऊंचाई को मान लेते हैं h, तो दोनों खंभे की ऊंचाई बराबर है, तो अगर ये h मीटर है तो ये भी h मीटर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले त्रिभुज में हल कर लेते हैं, त्रिभुज ABE में। तो यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABE में, यहाँ पे कोण है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BE। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 बराबर AB है h और B है x, तो x को जाते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा √3x बराबर h। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः अब हल करते हैं त्रिभुज CDE में। त्रिभुज CDE में यहाँ पे कोण है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर हम लिखेंगे
सी डी बटे डी ई, सी डी बटे डी। tan 30 का मान होता है 1/√3। सी डी है h और ये 80 माइनस एक्स, तो h बटे 80 माइनस एक्स। अब इसमें 80 माइनस एक्स को ले आते हैं बाएं साइड, 1 से गुणा करेंगे, 1 से तो इतना ही होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 80 माइनस एक्स बराबर √3 को h से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √3h। अब अगले स्टेप में लिखेंगे 80 माइनस एक्स बराबर, अब यहाँ जो h है ये √3x के बराबर है, तो हम h की जगह लिख सकते हैं √3x, तो हो जाएगा √3 गुणे √3x, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से। तो 80 माइनस एक्स बराबर √3 गुणा करेंगे तो 3 हो गया, 3x माइनस एक्स हो जाते हैं दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, 80 बराबर 3x प्लस एक्स, तो 80 बराबर हो जाएगा 4x, 4 को जाएंगे बाएं साइड तो 80/4 बराबर x, 4 से 80 कटेगा 20 बार में, तो x बराबर निकल गया 20 मीटर। तो इसमें x बराबर 20 निकला है, यानी कि रोड की चौड़ाई पहले खंबे से x मीटर है, तो दूसरे खंबे से चौड़ाई है, यानी कि दूसरे खंबे से दूरी ये है 80 माइनस एक्स, तो x बराबर 20 निकला है, तो 80 माइनस 20 घटाएंगे होगा 60 मीटर। अब इसके बाद हमको बताना है खंभों की ऊंचाई, तो समीकरण 1 से h बराबर है √3x, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग खंभे की ऊंचाई h बराबर है √3x और x बराबर निकला है 20, तो हो जाएगा 20√3 मीटर। क्वेश्चन 25 में लिखा है एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों में जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेमी हो तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें जो व्यास दिया है 5 सेमी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं व्यास 5 सेमी। त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 5/2, 2.5 सेमी। ऊंचाई 10 सेमी है, ऊंचाई h बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग को बताना है इसमें आभासी धारिता और वास्तविक धारिता। तो आभासी धारिता यानी कि जो दिख रहा है, अगर गिलास इस तरह का है, बेलनाकार है, यानी कि हम पूरा बेलन का आयतन निकालेंगे, इस पूरे गिलास का आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आभासी धारिता। और वास्तविक धारिता यानी कि ये तो हो गया गिलास, ठीक है, और इसमें ये अर्धगोलाकार ठोस गिलास ऐसे कांच उभरा हुआ है, तो इतना भाग भरा हुआ है, तो यही हमारा भाग खाली है, जो बचा हुआ है भाग है यही हम लोग की होगी वास्तविक धारिता। तो वास्तविक धारिता निकालने के लिए हम आभासी धारिता यानी कि इस बेलन का निकालेंगे आयतन और इसमें से अर्धगोले के आयतन को माइनस कर देंगे। तो पहले हम निकालेंगे इसमें आभासी धारिता। आभासी धारिता बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, इसमें दिया है पाई का मान रखना है 3.14, तो 3.14 गुणे त्रिज्या है 2.5, तो 2.5 का हो जाएगा होल स्क्वायर गुणे ऊंचाई है 10, तो 3.14 गुणे इसको लिखेंगे 2.5 गुणे 2.5 गुणे 10, और जब सबको गुणा करेंगे तो यह आएगा लगभग 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम निकाल लेते हैं इसमें इस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन का सूत्र होता है 2/3 πr क्यूब, तो हो जाएगा 2/3, पाई का मान 3.14 और r बराबर है 2.5,
तो क्यूब है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5। अब हम गुणा करेंगे 2 को, 3.14 को, 2.5, 2.5 और 2.5 को, तो गुणा करने पे आएगा लगभग 98.125 बटे 3 हो गया। भाग देंगे तो आएगा लगभग 32.708, अगर 3 अंक तक निकालते हैं। तो अगर 2 अंक तक निकालेंगे, 8 हटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये होगा 32.71 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम लोग गिलास की वास्तविक धारिता। गिलास की वास्तविक धारिता, तो गिलास की वास्तविक धारिता निकालने के लिए इस पूरे गिलास के आयतन में से इस अर्धगोले के आयतन को माइनस कर देंगे। तो जो आभासी धारिता है, यानी कि आभासी धारिता में से हम अर्धगोले के आयतन को माइनस करेंगे, तो ये है 196.25 माइनस अर्धगोला का आयतन है 32.71, तो घटाएंगे तो ये आएगा 163.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 25 का अथवा है, रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमीय रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेमी है और इसका व्यास 3.5 सेमी है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रशीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान लेना 22/7। तो इसमें चित्र में दिया ये एक लट्टू है जिसकी पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इस पर ये एक शंकु है, इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है और इसका व्यास दिया 305 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें इसको रंगना है, तो बताना है कि रशीद जो रंगेगा उसमें कितना क्षेत्रफल रंगेगा। तो इसमें हम निकालेंगे इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं इसमें त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर व्यास दिया 3.5, इसको 2 से भाग दे देंगे, तो 3.5/2 भाग देंगे, आएगा 1.75 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमको निकालना है शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई हम निकालेंगे। तो शंकु की ऊंचाई को हम सूचित करते हैं h से, तो ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा। ठीक है, और त्रिज्या है 1.75, तो 5 में से हम 1.75 को घटा देंगे, 5 माइनस 1.75, और जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 3.25 सेंटीमीटर। अब जो शंकु होता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर, और एल जो होता है इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिरछी ऊंचाई। तो हमको एल निकालना होगा, तो पहले हम निकालेंगे इसमें तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और इसको सूचित करते हैं एल से, तो एल बराबर होता है √h² प्लस r²। तो h बराबर है 3.25, लिखेंगे 3.25 का होल स्क्वायर, और r है 1.75, 1.75 का हो गया होल स्क्वायर। 3.25 का होल स्क्वायर होगा 10.5625, और 1.75 का होल स्क्वायर होगा 3.0625। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये होगा 13.625, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3.69। ठीक है, और जब एक अंक तक लिखते हैं तो ये जब 9 हटाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो 3.7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है रस्सी द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल। रसीद द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल, तो बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr² और शंकु का होता है πrl। अब दोनों में πr कॉमन है, इसमें से हम πr कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 2r
और यहाँ बच गया हम लोग का एल। पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या है 1.75 गुणे 2 गुणे आर में गुणा करेंगे 1.75 और प्लस एल है 3.7। तो 7 से 1.75 ये कटेगा हम लोग का 0.25 बार में। तो 22 में हम गुणा करेंगे 0.25 में, तो ये आएगा 5.5 गुणे 2 से गुणा करेंगे 1.75 में, ये आएगा 3.5 प्लस 3.7, तो बराबर हो गया 5.5 गुणे 3.5 और 3.7 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 7.2 और इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा आंसर है।